हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटिलन। आज हम बात करेंगे 4 नंबर विधि पे, जिसमें हमारी 4 नंबर विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। अन्य भाषा सिखाने के लिए उपयोग में ली जाती है। सबसे पहले शुरुआत यूरोप से हुई थी। अब बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। देखिए, एक बालक को जब दूसरी भाषा सिखाई जाती है तो उपयोग में लिया जाता है। जैसे पहले मातृभाषा में बताया जाता है, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश और संस्कृत सिखाने के लिए इस विधि का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह विधि सबसे श्रेष्ठ विधि है। इसीलिए दूसरी भाषा की व्याकरण सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि लो आम मतलब टैक आम, तो ये क्या हो गया, तो ये साथ में इंग्लिश में बता दिया और साथ में हिंदी में बता दिया। तो इसका उपयोग इंग्लिश और संस्कृत सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए, इसकी शुरुआत हो गई यूरोप से। अब बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। एक ऐसी विधि है जिसमें बालक को अन्य भाषा सिखाने से संबंधित योगदान प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ था और भारत में इसका आगमन लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से निष्पादन प्रणाली 1835 के द्वारा माना जाता है। इसका भारतीयकरण करने का श्रेय दक्षिण भारत के विद्वान श्री रामकृष्ण भंडारकर को जाता है। देखिए, भारत में सबसे पहले उपयोग रामकृष्ण भंडारकर नामक विद्वान थे, उन्होंने किया था। इन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया था। इस विधि को बहुत प्राचीन होने के कारण परंपरागत विधि भी कहा जाता है। ये सबसे पुरानी विधि है, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, परंपरागत विधि कहते हैं। तथा अन्य भाषा प्रोक्स ज्ञान प्रदान करने के कारण इस विधि को प्रोक्स विधि भी कहते हैं। यानी एक भाषा के द्वारा दूसरी भाषा का ज्ञान करवाना, यानी प्रोक्स हो गया, तो इसलिए इस विधि को प्रोक्स विधि भी कहते हैं। भंडारकर के द्वारा सबसे पहले उपयोग होने के कारण इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय सबसे पहले बालकों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अन्य नवीन भाषा के व्याकरण का ज्ञान हो जाने पर बालक को पहले से आने वाले भाषा यानी मातृभाषा के वाक्यों का नवीन भाषा में अनुवाद कर बताया जाता है। यानी मातृभाषा हर हर क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा होती है, उस भाषा में पहले बालक को पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसका अनुवाद जिस भाषा सिखानी होती है व्याकरण अनुवाद विधि से, उस भाषा में बताया जाता है। तो पहले क्या कराया जाता है, पहले व्याकरण और अन्य नवीन भाषा सिखाई जाती है। पहले जिस भाषा में बालक जानता है उसकी व्याकरण का पता होना जरूरी है। फिर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम जाता है तो राम गोज, और इसे संस्कृत में सिखाना हो तो राम गच्छति। इस प्रकार बार बार अभ्यास कराते हुए बालक में मातृभाषा को नवीन भाषा में अनुवाद करना सिखा देते हैं, तथा इसके बाद बालकों को नवीन भाषा का अनुवाद मातृभाषा में कराना सिखाते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी वह विद्यालय जा रहा है। स विद्यालय गमिष्यति, तो ये हो गया संस्कृत में। इस प्रकार से बालकों को अभ्यास कराते हुए नवीन भाषा का मातृभाषा में अनुवाद कराना सिखा दिया जाता है। वर्तमान भारत देश में इस विधि का उपयोग विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं यानी गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया इत्यादि तथा अंग्रेजी और हिंदी, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी और इन भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए और भाषा सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अन्य भाषा सिखाने के लिए दृष्टिकोण से व्याकरण अनुवाद विधि का प्रचलन सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि अन्य भाषा सिखाने के लिए आजकल आपको पता है लैंग्वेज हर कोई सीखना चाहता है, इसीलिए। अब इस विधि के गुण या लाभ देखते हैं। अन्य भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं। अब आप छोटी क्लास, तीसरी क्लास के बालक तो नहीं पढ़ा सकते एक तुलनात्मक रूप से, क्योंकि वो उसे अशुद्ध और व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता है, उसे सिर्फ बताया जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर बात करते हैं नवीन भाषा के व्याकरण को सिखाने में विशेष योगदान देती है। सरलता पूर्वक नवीन भाषा का अनुवाद मातृभाषा में करना सिखा जाता है। मातृभाषा में अनुवाद
करना सिखाया जाता है। सरलतापूर्वक नवीन भाषा कम खर्चीली है। एक से अधिक भाषाओं और एक साथ सिखाया जा सकता है। यानी कई भाषाओं का, जैसे हमने बात की थी हिंदी में बताने के बाद हमने अंग्रेजी में बता दिया, जैसे राम गोज, फिर राम गच्छति। तो ये क्या है, ये संस्कृत में और इंग्लिश में दोनों में हो गया। इसीलिए फिर बालक स्वयं करके सीखता है इसमें। तो ये क्या है, बालक सक्रिय है, तो इसमें क्या हो गया, ये मनोवैज्ञानिक भी है। दोष दोष देखते हैं तो यह विधि मुख्य रूप से शिक्षक सत्ता पर निर्भर करती है। अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो नहीं, अयोग्य शिक्षक है तो उसको मतलब सही अच्छी तरह से उपयोग में नहीं ला सकता। यह विधि कमजोर छात्रों और बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। कमजोर छात्र, जैसे कमजोर बालक होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए वो उपयोगी नहीं है। इस विधि में बालकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता, यानी अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता। कई बार बालकों में अन्य भाषा का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अगर शिक्षक योग्य नहीं हो तो अन्य भाषा का ज्ञान सही प्रकार से नहीं हो पाता। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।